ओके गाइस, तो चलिए अब हम ना प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर हम किसी परसिस्टेंट वॉल्यूम को क्रिएट किए बिना अगर हम किसी वॉल्यूम को अटैच करते हैं किसी पॉड में, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक फ़ाइल बना लेता हूँ, नैनो pod डॉट YAML। ओके, एंड मैं इसमें सबसे पहले अपने 4 मेन कंपोनेंट्स लिखता हूँ विच आर API वर्जन, फिर काइंड आपका, देन मेटा डेटा, एंड देन हमारा स्पेक। ओके, जो हमारा पॉड है उसका API वर्जन V1 होता है, ये आप सबको अब पता हो गया होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे V1 लिख देता हूँ। देन हमारा काइंड होगा पॉड, एंड मेटा डेटा विल बी, हम इसमें रेडिस की एक इमेज लेने वाले हैं फॉर द सैम्पल इलिस्ट्रेशन। तो मैं इसमें ये दे रहा हूँ और मैं इसमें अभी कोई लेबल्स नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, देन हम यहाँ पे अपने कंटेनर्स मेंशन करेंगे। ओके, आई थिंक स्पेलिंग सही चल रही है। ठीक है, देन हम यहाँ पे अपने नेम देंगे कंटेनर का विच इज़ रेडिस, एंड उसमें जो इमेज यूज़ होने वाली है वो होगी हमारी रेडिस की, ऑफ कोर्स। एंड अब हम उसमें वॉल्यूम माउंट करेंगे। तो हम बेसिकली पहले यहाँ लिख देते हैं वॉल्यूम माउंट्स, एंड जो वॉल्यूम माउंट होगा और जो वॉल्यूम होगा वो सेम नेम होना चाहिए जैसे कि हमने डिस्कस किया था। तो हम इसमें देते हैं रेडिस स्टोरेज, एंड माउंट पाथ शुड बी, जो यहाँ माउंट पाथ देंगे ये आपका बेसिकली जो कंटेनर है उसके अंदर इस पाथ पे होगा। तो मैं इसको यहाँ पे डेटा रेडिस के नाम से एक पाथ दे देता हूँ। ये हम चेक करेंगे जब हम पॉड के अंदर एग्जैक्ट करेंगे। ओके, तो ये मैंने दे दिया। अब हमें इसका वॉल्यूम डिक्लेयर करना होगा, तो उसके लिए मैं इसके लिए एक वॉल्यूम बना देता हूँ। ओके, इसमें एस रहता है आई थिंक सो, या, एंड अब हम उस वॉल्यूम का जो नेम होगा वो हमें सेम देना है एज द वॉल्यूम माउंट्स। तो मैं इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया, एंड अब हम इसमें एम्प्टी डायरेक्टरी देने वाले हैं। मीन्स अब ये देखने वाले हैं अगर हम बिना मतलब परसिस्टेंट वॉल्यूम के अगर कोई स्टोरेज को माउंट करते हैं तो उससे हमें क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने अपनी सैम्पल YAML पूरी टाइप कर दी है। अब हम इसको सेव कर देते हैं और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि हमारे नोट्स चल रहे हैं कि नहीं। तो kubectl गेट नोट्स करके आप देख लीजिए, या आप एलियास दे दीजिए जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बार बार kubectl लिखना एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अगर आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एलियास दे दीजिए, और अगर आप के गेट नोट्स करेंगे अब तो देखिए हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है। तो मैं इस बेसिकली अप्लाई कर देता हूँ अपनी फाइल को के अप्लाई -f pod डॉट YAML। ठीक है, तो इसमें कुछ एरर आ गया है, चेकआउट करते हैं क्या एरर है वो। ओके, इनवैलिड टाइप फॉर द मशीनरी स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड मैप इफ़ यू चूज़ वैलिडेट। ओके, लेट मी सी क्या एरर है ये। तो चलिए अपनी फाइल चेकआउट करते हैं, शायद से वहाँ पे हमें इस एरर को रेजोल्यूशन मिल सकता है। तो मैं फिर से नैनो करता हूँ अपनी pod डॉट YAML पे। ओके, तो इसमें क्या एरर है। ओके, मैं समझ गया। हमने मेटा डेटा में जो नेम दिया है वो बेसिकली एक नेम वेरिएबल के अंदर आता है, नॉट इन मेटा डेटा। तो मैं यहाँ पे 2 स्पेस देने के बाद एक नेम दे देता हूँ। ठीक है, तो अब ये एरर नहीं आएगा। तो बेसिकली मैं इसीलिए इन एरर्स को आपको इन्हीं स्क्रीन पे शो करता हूँ, क्योंकि आपको ये भी डे टू डे लाइफ में ये सारे एरर्स आ सकते हैं। क्योंकि जनरली जो डेवॉप्स इंजीनियर्स या कुबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो फाइल्स को जब टाइप करते हैं तो उन्हें ये एरर्स आते हैं। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। मैं अब इसको फिर से सेव कर देता हूँ और फिर से एक बार के अप्लाई -f pod डॉट YAML हो गया, या, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा पॉड अब क्रिएट हो चुका है। तो आप भी अगर इन एरर्स को आया तो आप एक बार अपने फाइल्स को चेक कर लीजिए और ये भी देख लीजिए कि क्या आपका कुबरनेटिस क्लस्टर चल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अगर मैं के गेट पॉड करूँ, के गेट पॉड, तो आप देख सकते हैं हमारा जो पॉड है वो बहुत ही अच्छे स्टेट में और रनिंग स्टेट में। ठीक है, तो इसमें हमें कोई भी इशू नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, इस पॉड के अंदर चलते हैं, मीन्स एग्जैक्ट करते हैं। तो मैं लिखता हूँ के एग्जैक्ट -IT, देन हमारे पॉड का नाम है रेडिस पॉड, देन -SH। ओके, तो ये हम अपने पॉड के अंदर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा रेडिस नाम की एक डायरेक्टरी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जहाँ पे अपना अपना वॉल्यूम माउंट किया था वहाँ चलते हैं। तो विच इज़ /CD। ओके, इसमें बैक स्पेस नहीं हो रहा है तो मैं फिर से फ्रेश कमांड लिख देता हूँ, CD रेडिस। ओके, तो मैं एंटर करता हूँ। अब हम इसके अंदर आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कुछ नहीं है, पर क्योंकि ये डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे फाइल क्रिएट कर देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ एको, ओके, बैक स्पेस इज नॉट वर्किंग हेयर, सो एको हेलो क्यूबरनेटिस, हेलो क्यूबरनेटिस। ओके, देन मैं इसको किसी एक फाइल के अंदर डाल दूंगा विच इज़ test.txt। ओके,
अब अगर मैं ls-lrt करके देखूँ तो आप देख सकते हैं हमारी एक फ़ाइल यहाँ एग्जिस्ट करती, ठीक है। तो इस फाइल को हमने अभी इस पॉड के अंदर डाला है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि हमने अपने पॉड के अंदर एक इंपॉर्टेंट डेटा डाल दिया, ठीक है। अब मैं इस पॉड से यहाँ बाहर निकलता हूँ और अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस पॉड को डिलीट कर दूंगा। तो kubectl गेट डिलीट पॉड, हमारे पॉड का नाम रेडिस पॉड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अगर मैं ये गेट पॉड करके आपको दिखाऊँ तो हमारा कोई भी पॉड हमारे डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस में नहीं है। तो अब क्या करते हैं, हम फिर से इसे अप्लाई करके देखते हैं क्या हमारा जो हमने डेटा सेव किया था क्या वो सेव है कि नहीं। तो मैं इसको फिर से अप्लाई करता हूँ। तो हमारी सेम कॉन्फ़िगरेशन है, मैंने कोई भी उसमें चेंज नहीं किया है। तो ये सेम कॉन्फ़िगरेशन फिर से अप्लाई हो गया है। तो अब मैं अगर के गेट पॉड करूँ एंड देन अब हम उसके अगर एग्जेक्ट करते हैं फिर से विच इज़ आर रेडिस पॉड या एंड हाइफन बैश या sh, ठीक है। फिर से हम अगर ls करें तो हमारा रेडिस है। देन हम जाते हैं cd/, ओके, इसमें बैक स्पेस का बहुत इशू है क्योंकि इस इमेज में हमें बैक स्पेस की कोई भी डिफ़ॉल्ट ड्राइवर्स नहीं मिलते हैं, जिस वजह से आप एक बार में ही सही टाइप करें, वरना कंट्रोल सी करके आप पीछे जा सकते हैं। तो अगर मैं अब यहाँ पे ls-lrt करके देखूँ तो आप देख सकते हैं हमारे टोटल जो ऑब्जेक्ट्स है इसके अंदर 0 है। मींस अगर किसी भी केस में आपने परसिस्टेंट वॉल्यूम नहीं ले रखा है और उसने अंदर आपने अगर कोई भी डेटा सेव किया तो एम्प्टी डायरेक्टरी केस में वो आपका डेटा लॉस्ट हो जाएगा, फिर वो आपको कभी नहीं मिल पाएगा। तो ये केस था जिसकी वजह से बहुत से लोगों को बहुत इशू आए। जब उसके बाद हमारा परसिस्टेंट वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आया तो अब उसे समझते हैं कि चलिए परसिस्टेंट वॉल्यूम कैसे बनाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ mkdir pv, ओके, pv नाम से। तो आप देख सकते हैं ये मेरी हो गई है। मैं अब इसके अंदर जाता हूँ और अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक index.html इसके अंदर लिख देता हूँ, index.html विच इज़ हेलो क्यूबरनेटिस, ओके, हेलो क्यूबरनेटिस and this side हर्षित, ओके, this side हर्षित, ठीक है। मैंने ये लिख दिया, मैं इसको अब सेव कर देता हूँ। ये मैंने अपनी फ़ाइल सेव कर दी है। अब हम क्या करते हैं, हम अपना बेसिकली पहला परसिस्टेंट वॉल्यूम की जो फाइल है उसे लिखते हैं। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ nano pv.yaml, ओके। देन अब हम इस फाइल को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें बेसिकली क्या है, ठीक है। तो बैक स्पेस शिफ्ट इंसर्ट, ओके, कुछ इंसर्ट नहीं हुआ। मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। ओके, शायद से कुछ इशू आ रहा है। मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। मैं काम करता हूँ टाइप ही कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए मैं एक बार फिर से इसको कॉपी पेस्ट कर ट्राई करता हूँ। तो मैंने यहाँ कॉपी किया और यहाँ पेस्ट, ओके, अब ये सही चल रहा है। तो ये बेसिकली हमारी YAML फाइल है फॉर द परसिस्टेंट वॉल्यूम, जिसमें हमने अपने 4 कोर कंपोनेंट्स डाले विच आर API वर्जन, काइंड, मेटा डेटा, जिसमें हमने उसका नाम दिया टास्क PV वॉल्यूम और हम उसको लेबल दे रहे हैं एट लोकल, क्योंकि हम अभी इसे एट लोकल बेसिस पे चला रहे हैं। और हम जो इसमें अभी स्टोरेज क्लास नेम यूज़ कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड है। बेसिकली ये तब यूज़ करते हैं जब हम इसे लोकल में यूज़ करते हैं, ठीक है। और मैं सभी एक छोटे क्लस्टर के लिए बना रहा हूँ तो मैं रीड राइट वंस ले रहा हूँ। और जो हम इसमें अपना होस्ट पाथ लेंगे वो होम उबुंटू की जगह जो हमारा PV है उसको लेंगे। तो मैं उसके लिए PWD करके एक बार चेक कर लेता हूँ कि हमारा क्या है अभी करेंट, ठीक है। तो ये हमारा होम एज्योर यूज़र PV है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और फिर से अपने नैनो पे जाता हूँ एंड होस्ट पाथ पे इसको यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसी डायरेक्टरी को एज अ वॉल्यूम माउंट करके देना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको बैक स्पेस करके यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा पुट हो चुका है। अब मैं उसको सेव कर देता हूँ। तो अब चलिए इसको अप्लाई करते हैं। तो मैं उसके लिए लिखूँगा k-apply-f and pv.yaml, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं हमारा जो परसिस्टेंट वॉल्यूम है वो बन चुका है, जिसमें बेसिकली हमने 1 GB की स्टोरेज एलोकेट की है इस डायरेक्टरी में, जो कि हमारा ये है, जिसकी लोकेशन होम एज्योर यूज़र PV। और अब बेसिकली हमें क्या करना है, हमें एक परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम करना है जिसमें हम बताएंगे कि हमें इस 1 GB से कितना स्टोरेज रिक्वेस्ट करना है। तो उसके लिए हम फिर से नैनो करते हैं, nano pvc.yaml। अब हम परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं उसकी फाइल भी कॉपी कर लेता हूँ और अब यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, फिर से कुछ इशू है, मैं फिर से कॉपी करता हूँ। ओके, ठीक है। तो ये हमारा परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम की फाइल है जिसमें बेसिकली हमने API वर्जन, काइंड, ये तो अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और नेम हमने उसको दिया है टास्क PV क्लेम, जिसमें हमने उसकी स्टोरेज क्लास नेम स्टैंडर्ड दी क्योंकि हम लोकल पे कर रहे हैं। रीड राइट वंस क्योंकि हम अभी छोटा क्लस्टर लेके चल रहे हैं, नॉट अ मल्टी नोड क्लस्टर। उसके बाद हमने जो रिसोर्स लिखा है उसमें हम उससे 500 MB की
एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि ये रिक्वेस्ट हमारी सक्सेसफुल होती है कि नहीं। तो इसके लिए अब हम कंट्रोल एक्स वाई एंड सेव कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम इसे अप्लाई कर देते हैं, के अप्लाई -f pvc.yaml। ओके, तो अब आप देख सकते हैं हमारा परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम भी हो गया। तो अगर आपको चेक करना है कि ये हमारे बने कि नहीं, तो आप लिख सकते हैं के गेट पीवी, ये हमारा परसिस्टेंट वॉल्यूम है। और अगर आप लिखेंगे के गेट पीवीसी, तो ये हमारा परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम है। जैसा कि हमने थ्योरी में पढ़ा था कि ये उसका नेम है परसिस्टेंट वॉल्यूम का, ये उसकी कैपेसिटी है जो कि 1 GB की है। जो इसमें एक्सेस मोड चल रहे हैं वो रीड राइट वंस चल रहे हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। रिक्लेम पॉलिसी को अगर आप कुछ मेंशन नहीं करते हैं तो वो रिटेन रहती है, जिसमें बेसिकली आपका जो डेटा है वो आपके पॉड या पीवीसी डिलीट होने के बाद भी सेम रहेगा, बट आप सिर्फ उसी सेम पॉड से ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। जो स्टेटस है वो बाउंड है। इसका मतलब कि हमारा जो ये पॉड है, जिस मतलब परसिस्टेंट वॉल्यूम है जिसको हमने इस पीवी के अंदर बनाया है, तो वो बाउंड है, मीन्स वो उससे कनेक्ट हो चुका है। और हमने जो इसका क्लेम बनाया है वो है टास्क पीवी क्लेम, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। और ये स्टोरेज क्लास स्टैंडर्ड पे है। सिमिलर कॉन्फ़िगरेशंस आपको पीवीसी के अंदर भी मिलेगी। तो अब चलिए देखते हैं कि कैसे हम इसे किसी पॉड के अंदर मेंशन करके उसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ और अब यहाँ लिखते हैं नैनो पॉट 2.yaml। ओके, क्योंकि हमारी एक पॉड YAML पहले से पड़ी है, तो मैं इसको पॉड 2.yaml दे देता हूँ और एंटर करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से pod.yaml को फिर से लेके आता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखते हैं pod.yaml में हमारा क्या है। तो बेसिकली ये कंपोनेंट्स तो मुझे नहीं लगता अब आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, जिसमें हम बेसिकली v1 ले रहे हैं API वर्जन पॉड, एंड हमारा जो नेम है वो है टास्क पीवी पॉड। उसके बाद हम उसमें एक वॉल्यूम माउंट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो वॉल्यूम है ये हमने पहले क्रिएट किया हुआ है। हमने पीवी के अंदर एक क्लेम किया था जिसका नाम था टास्क पीवी क्लेम। तो हम बेसिकली यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि आप एक वॉल्यूम ले लीजिए जो कि परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम से ही आएगा, जिसका नेम ये है, ठीक है। उसके बाद हमने कंटेनर बनाया एनजिनिक्स इमेज का, जिसका हमने नाम दिया टास्क पीवी कंटेनर, और हमने उसको 80 पोर्ट पे एक्सपोज कर दिया। और हमने उसी कंटेनर के अंदर आप देख सकते हैं हमने वॉल्यूम माउंट को कंटेनर के अंदर लिखा हुआ है। कंटेनर के अंदर हमने वॉल्यूम माउंट लिखा है जहां पे हम अपने टास्क पीवी स्टोरेज जो उसके अंदर जो भी डेटा है वो यूएसआर शेयर एनजिनिक्स HTML के अंदर सेव हो जाए। और हम इसके अलावा यहाँ पे नोड नेम भी मेंशन करेंगे, क्योंकि हम बेसिकली यहाँ पे जो नोड बना रहे हैं वो बेसिकली मास्टर नोड में हमें सेव कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे उसका नोड नेम भी मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी इशू है नोड नेम नहीं पता हो, तो आप यहाँ पे kubectl गेट नोड्स करके देख सकते हैं। और जो ये आपका मास्टर नोड जो कंट्रोल प्लेन होता है उसका जो नेम होगा, इसको आप यहाँ से कॉपी कर लें और वहाँ पे pod.yaml में इसे मेंशन कर दें, ठीक है। तो मैं चेक कर लेता हूँ कि वो सेम नेम है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से हटा के उसको डायरेक्ट सेव कर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने उसको पेस्ट कर दिया है जहाँ पे के हमारा स्मॉल है। आप जो भी क्यूबरनेटिस के क्लस्टर बना रहे हैं तो प्लीज़ मास्टर नोड के नेम को चेक कर लीजिए, क्योंकि वो के सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको फाइनली सेव करते हैं और अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। के अप्लाई -f हमारा pod2.yaml, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारा pod2.yaml बन चुका है। अगर हम के गेट pod करके देखें तो आप देख सकते हैं ये भी कंटेनर क्रिएटिंग स्टेट में है। और ये हमारा पहले रेडिस पॉड है जो हमने बनाया था, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, के डिलीट पॉड रेडिस पॉड। ओके, तो अब हमारा बेसिकली एक ही पॉड है विच इज़ आर टास्क पीवी पॉड, और अब ये रनिंग स्टेट में आ चुका है। तो अब हम इसके आगे एक स्टेप क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, हम बेसिकली इसके अंदर जाते हैं और देखते हैं कि क्या हमने जो जिस लोकेशन पे अपना परसिस्टेंट वॉल्यूम को लिंक किया था क्या वो वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। तो इसके लिए मैं लिखूँगा के एग्जैक्ट, उससे पहले मैं के गेट पॉड कर लेता हूँ क्योंकि पॉड का नेम मुझे याद नहीं है। ओके, के एग्जैक्ट -IT, देन हमारा ये पॉड का नेम है, इसको हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं, देन -SH। ओके, अब हम एनजिनिक्स पॉड के अपने अंदर आ चुके हैं। तो अब आप एलएस करके देख सकते हैं ये सारी एनजिनिक्स की कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पड़ी हुई हैं, पर हमें तो अपने पाथ पे जाना होगा। तो वो पाथ है हमारा cd/usr/nginx/html। ओके, तो अगर आप यहाँ ls-lrt करके देखें तो आप देख सकते हैं अभी इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट नहीं हुआ है। तो चलिए इसे एक बार रिफ़्रेश करके देखते हैं, फिर चेकआउट करते हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट आया कि नहीं, ठीक है। तो मैं ऐसे अभी कंट्रोल, ठीक है, तो मैं यहाँ पे से कंट्रोल-C करके कंट्रोल-D कर देता हूँ, ठीक है। और हम इसमें फिर से एंटर करते हैं विथ बैश। इस बार हम लोग बैश से करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं इसके अंदर एंटर हुआ। अब हमें पहले ls करके चेक कर लेते हैं सब डायरेक्टरीज़ हैं, हाँ है। तो मैं जाता हूँ cd/usr/share/nginx
nginx/html, ठीक है। अब मैं ls-lrt करके देखूं तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे index.html आ चुकी है, क्योंकि हमने वो उसको वहाँ पे persistent वॉल्यूम में क्रिएट किया था, जिस वजह से वो जो फोल्डर है वो यहाँ क्रिएट हो गया है। तो अगर मैं यहाँ पे लोकल होस्ट करके देखूँ तो ओके, इसमें वर्क नहीं करता क्योंकि nginx इमेज में मिलता नहीं है। पर अगर आप कैट करके index.html देखें, index.html, तो आप देख सकते हैं हमारा वही कंटेंट, हेलो Kubernetes, दिस इज साइड हर्षित। तो ये हमारा यहाँ कंटेंट आ चुका है। तो सक्सेसफुली हमारा जो परसिस्टेंट वॉल्यूम होता है वो यहाँ पे परसिस्ट करता है, ठीक है। तो अगर मैं अब यहाँ पे इस पॉट को डिलीट कर दूँ सबसे पहले, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, kubectl डिलीट पॉट, और हमारे पॉट का नाम क्या था, ओके मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, kubectl गेट पॉट करके, ठीक है, ये हमारे पॉट का नाम है। तो अगर हमें इसे डिलीट करना है तो हम लिखेंगे kubectl डिलीट पॉट, और ये हमारे पॉट का नाम, ओके, ये हमने इसे डिलीट कर दिया। अब हमें क्या करना है, हम इस पॉट की फाइल को फिर से अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि क्या हमारा जो वो डेटा है वो अभी बचा है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, k_apply-f pod2.yaml, ठीक है। तो हमारा जो पॉड है वो क्रिएट हो गया है। हम अगर k गेट पॉड करके देखें तो अभी वो कंटेनर क्रिएटिंग स्टेट में है, ओके, अब ये रनिंग स्टेट में आ चुका है। तो इसमें एक बार फिर से एग्जैक्ट करते हैं और -it करके इसका जो नेम है मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, एंड -bash, ओके। तो आप देख सकते हैं अब हम इसके अंदर आ चुके हैं। तो फिर से अगर मैं cd/usr/share/nginx/html पे जाएं, ओके, एंड अब अगर हमें ls करें तो आप देख सकते हैं हमारी index.html अभी भी यहाँ परसिस्ट करती, जबकि हमने जो पॉड है उसे डिलीट कर दिया था, फिर से उसे रिक्रिएट किया, पर हमारा जो डेटा है वो लॉस नहीं हुआ। तो ये फ़ायदा होता है परसिस्टेंट वॉल्यूम और परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम का, जिसको यूज़ करके आप अपने डेटा को सेव रख सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा प्रैक्टिकल था। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम क्या करने वाले हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। तो हमने पिछले वीडियो में कवर अप किया कि परसिस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम्स क्या होते हैं, और कौन कौन सी डिफरेंट स्टोरेज क्लासेस होती हैं, जो कि हमने पिछले थ्योरेटिकल लेक्चर्स में देखी। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि परसिस्टेंट स्टोरेज क्या होता है और हम उसको बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं। बेसिकली जो पॉड एफरेबल नेचर का होता है, तो उसकी वजह से हम जो उसका डेटा होता है उसको बचाने के लिए हम उसके जो वॉल्यूम होता है उसको अपार्ट फ्रॉम द पॉड्स हम उसको क्लस्टर में माउंट करते हैं, जिससे कि हम उसको रिट्रीव कर सकें। इसके अलावा हमने ये भी समझा कि हम परसिस्टेंट वॉल्यूम को कैसे बनाते हैं, उसकी क्या कॉन्फ़िग YAML होती है, वो किस किस टाइप्स के होते हैं। इसके बाद हम उस परसिस्टेंट वॉल्यूम को कैसे क्लेम कर सकते हैं, बेसिकली हम कौन सी रिक्वेस्ट लिखते हैं, कितने एक्सेस मोड्स होते हैं, किस किस तरीके की हमारे पास एप्लीकेशन इसमें अलाउ होती है। तो हम ये सब अब डिस्कस कर चुके हैं। हमने ये भी देखा कि बाइंड होने के बाद क्या kubectl गेट ps करने पे या गेट pv या गेट pvc करने पे बाउंड शो कहाँ पे होता है, और कैसे हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं, हम ये सब देख चुके हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम बेसिकली देखेंगे कि कैसे हम एक AWS के EBS को, जो कि हम एक क्लस्टर बनाएंगे अपना EKS पे, उसको में हम कैसे EBS वॉल्यूम को माउंट करेंगे एक पॉड पे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि उस पॉड पे एग्जैक्ट करने के बाद क्या हम उसके अंदर जाके देख पा रहे हैं कि क्या वो वॉल्यूम माउंट हुआ है कि नहीं। तो हम इस चीज़ को एक बहुत ही इन डेप्थ देखने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा इसको करने में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, ये PPT आपको आपके मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। आपको इस कमांड पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आप इस गिटहब पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो भी स्टेप्स हैं वो पहले से लिख रखे हैं। तो जो समझ लेते हैं इसकी पहले प्री रिक्विजिट्स क्या है, ठीक है। तो इसकी जो प्री रिक्विजिट है वो ये है कि आपको एक रनिंग Kubernetes क्लस्टर चाहिए ऑन EKS और EC2। या तो आप EC2 से क्यूबेडियम की मदद से दो या एक EC2 क्रिएट कर लीजिए, और उसके बाद एक पे मास्टर और एक वर्कर ऐसे क्यूबेडियम से सेटअप कर सकते हैं। या मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप EKS CTL से कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट पड़ेगा। उसके लिए बेसिकली आपको EKS CTL इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ सारी कमांड्स। तो उसके लिए भी आप मेरे गिटहब पे जा सकते हैं। तो उसमें आपको क्या करना होगा, मेरे गिटहब पे जाने के बाद ओपन लिंक इन टैब, ओके, आप मेरे गिटहब पेज पे जा सकते हैं, और वहाँ पे आपको जाने के बाद इस ऑप्शन पे जाना होगा Amazon प्राइम क्लोन ऐप, ठीक है। इसके बाद आप Kubernetes पे जाइए, और यहाँ पे जाने के बाद आप देख सकते हैं कि AWS CLI, kubectl, EKS CTL, ये सारी कमांड्स आपको मिल जाएगी। तो मैं चलिए डायरेक्ट अपने टर्मिनल पे चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो आपको इसको यहाँ से कॉपी करना है,
और इस पे जाके बस इसे पेस्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ इसे। तो आप देख सकते हैं इससे आपको जो EKS-CTL है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये मेरे में पहले से क्रिएटेड है इसलिए वो ओके स्टेट दे रहा है मुझे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहीं CLI से आप एक क्लस्टर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये कमांड कॉपी करनी होगी और यहाँ बेसिकली इसे पेस्ट करना होगा। ये बेसिकली क्या करेगा, EKS-CTL से आपके लिए क्लस्टर क्रिएट कर देगा हर्षित नाम से, जो कि AP South 1 और उसके नोड ग्रुप का नेम प्राइम 1 और उसमें एक नोड T3 मीडियम का बना देगा। तो ये बेसिकली ये करेगा। क्योंकि मैं पहले से क्लस्टर सेम क्रिएट कर चुका हूँ तो मैं आपको उसे शो करके दिखा देता हूँ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं अपने AWS पे जाता हूँ और EKS पे जाता हूँ, ठीक है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास एक हर्षित नाम का क्लस्टर पहले से चल रहा है, जिसमें कंप्यूट के अंदर आप देख सकते हैं एक नोड ग्रुप मेरा पहले से क्रिएटेड है। तो मैं अगर अपने टर्मिनल पे जाके kget nodes करूँ, kget nodes, ओके जस्ट अ मिनट, हाँ, तो आप देख सकते हैं कि सेम जो नोड हमें वहाँ शो हो रहा था वही नोड हमें यहाँ शो हो रहा है, मतलब कि हमारा जो क्यूबरनेटिस क्लस्टर है वो बन चुका है, ठीक है। तो अब उसके आगे क्या क्या स्टेप्स हैं और क्या प्रीरिक्विजिट, चलिए हम गिटहब पेज पे डायरेक्ट देखते हैं। तो ये हमने स्टेप पूरा कर लिया है कि रनिंग ये, और दूसरा जो पॉइंट है, आपको जो क्यूबरनेटिस क्लस्टर है वो 1.20 से ज़्यादा होना चाहिए। तो चलिए उसे भी हम चेकआउट कर लेते हैं। तो उसके लिए आप ओवरव्यू पे जाइए और यहाँ चेक करिए कि आपका जो क्यूबरनेटिस वर्जन है वो क्या है। मेरा 1.30 है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो आप भी जब अगर बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल करेंगे तो 1.30 पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको अपने AWS की एक्सेस कीज़ कन्फिगर करके रखनी होंगी। उसके लिए बेसिकली आपको क्या करना होगा, यहाँ पे AWS कन्फिगर, उसके बाद एंटर करने के बाद आपसे यहाँ पे एक्सेस की और एक्सेस प्राइवेट एक्सेस की मांगेगा, तो आप वो करने के बाद उसे कन्फिगर कर दीजिए। इससे आपका AWS कन्फिगर हो जाएगा। मेरा वो ऑलरेडी कन्फिगर है। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं AWS S3 LS करके। अगर आपको इसके बाद कोई रिजल्ट मिल रहा है तो इसका मतलब आपका AWS सक्सेसफुली कन्फिगर हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद चलिए देखते हैं हमारे और क्या स्टेप्स हैं। अब हमें सबसे पहले हेल्म को इंस्टॉल करना है। तो मैं चलिए इस कमांड को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से हेल्म को इंस्टॉल करूँगा। तो यहाँ से हमारा हेल्म इंस्टॉल हो गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं वो पहले से ही मेरे में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से हेल्म इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हमें बेसिकली एक सीक्रेट बनाना पड़ेगा AWS में, जो कि बेसिकली आपकी एक्सेस कीज़ को सेव करेगा। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस सीक्रेट में हम बेसिकली क्यूबरनेटिस सीक्रेट क्रिएट कर रहे हैं। हम आगे वीडियोस में देखने वाले हैं कि सीक्रेट कैसे क्रिएट होता है, आप चिंता मत करिए। तो हम बेसिकली सीक्रेट क्रिएट कर रहे हैं थ्रू इम्परेटिव कमांड, जिसका टाइप जेनेरिक है, जिसका नेम AWS सीक्रेट है, और वो हमारी क्यूब सिस्टम नेम स्पेस में बन रहा है। और जो सीक्रेट हम उसमें डाल रहे हैं वो होगा की ID, जिसमें आप अपनी AWS एक्सेस की ID डालेंगे और एक्सेस की इसके अंदर आप सीक्रेट की ID डालेंगे। तो मैं इस कमांड को ऑलरेडी कन्फिगर कर चुका हूँ। अगर आप मैं आपको दिखाऊँ तो आप कर सकते हैं kubectl get secret -n क्यूब सिस्टम, मीन्स मैंने इस सीक्रेट को क्यूब सिस्टम नेम स्पेस में किया है, तो मुझे वहीं पे जाके इसे चेक करना होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मेरा एक AWS सीक्रेट पहले से क्रिएट हो रखा है और मैंने उसमें अपनी इस वेरिएबल्स की जगह अपनी एक्सेस कीज़ डाल दी थी, जिससे कि वो कन्फिगर हो गया था, ठीक है। तो मैं अब स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। तो हम यहाँ तक बिल्कुल ओके स्टेट में, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे एक EBS CSI ड्राइवर इंस्टॉल करना है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1.20 से पहले जो भी क्यूबरनेटिस क्लस्टर थे उसमें हम kubernetes.io/AWS EBS करके डायरेक्ट जो अपनी स्टोरेज क्लासेस थी उनको यूज़ कर सकते थे। बट 1.20 के बाद से हमें उसके लिए CSI ड्राइवर कंपलसरी हो गया है, तो इसलिए हम उसे हेल्म रेपो से इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसके लिए लिखूंगा हेल्म रेपो ऐड AWS CSI ड्राइवर, जो कि हमारी ऑफिशियल क्यूबरनेटिस की साइट से आके यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मेरे में वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और वो पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इसे, हमने उसके पैकेजेस को अभी लोड किया, मींस अभी जो उसके पैकेजेस हैं वो हमारे सिस्टम में आ गए। अब हमें उन पैकेजेस को अनपैक करके यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली क्या करेगा, उन सारे पैकेजेस को अनपैक करेगा और मेरे जो भी उसके अंदर के पॉर्ट्स होंगे AWS EBS CSI ड्राइवर के, वो मेरे यहाँ सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं आपके में भी सेम ऐसे आउटपुट आएगा। उसके बाद एक यहाँ पे कमांड दिखेगी टू वेरीफाई दैट AWS EBS CSI ड्राइवर हैज स्टार्टेड रन। ये तो हम इसको रन करके देख लेते हैं कि हमारा EBS के जो ड्राइवर्स के पॉर्ट्स हैं वो रन हो रहे हैं कि नहीं। तो इसको हम एंटर करेंगे तो अगर आप देख सकते हैं हमारे सारे जो पॉट्स हैं वो रनिंग स्टेट में है, 5 आउट ऑफ 5 एंड 5 आउट ऑफ 5 एंड 3 आउट ऑफ 3, ठीक है। तो हमारे जो सारे पॉट्स हैं वो सारे रनिंग पे, ठीक है।
अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम बेसिकली ये हमने चेक कर लिया इस कमांड से, अब हम बेसिकली स्टोरेज क्लास की YAML को देखते हैं, हम उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, CD PV में जाता हूँ एंड LS, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको स्टोरेज YAML दिखा देता हूँ, तो मैं करता हूँ नैनो स्टोरेज YAML। तो चलो देखते हैं स्टोरेज क्लास में मैंने क्या क्या लिख रखा है। तो सबसे पहले API वर्जन, जब भी आप किसी स्टोरेज को क्रिएट कर रहे हो तो उसका जो ग्रुप होता है वो storage.ktest.io v1 होता है, तो आप इसका ध्यान रखें। उसके बाद जो आपको काइंड लेना है वो स्टोरेज क्लास का लेना है। मेटा डेटा में आप उसका नेम कुछ भी रख सकते हैं। प्रोविजनर में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1.20 के बाद से जितने भी स्टोरेज क्लास क्रिएट हो रहे हैं फॉर द EBS पर्पसेस, तो वो हमें CSI ड्राइवर से ही करने हैं, तो आप बाय डिफॉल्ट इसको ले सकते हैं। उसके बाद हमने जो स्टोरेज ली वो GP2 ली, आप GP3 भी ले सकते हैं। अब इसके बाद आती है वॉल्यूम बाइंडिंग मोड। तो ये बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक होता है वेट फॉर फर्स्ट कंज्यूमर और एक होता है इमीडिएट, या तो आप इसकी जगह इमीडिएट भी लिख सकते हैं। तो जो इमीडिएट होता है उसमें क्या होता है कि जैसे ही आप इस स्टोरेज क्लास को कॉन्फ़िगर करेंगे, तो अगर आप EBS में अपने जाके देखेंगे तो वहाँ पे एक EBS पहले क्रिएट हो गई होगी, मींस परसिस्टेंट वॉल्यूम एंड परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम पहले ही क्रिएट हो जाएगा बिना पॉड्स एग्जिस्ट किए हुए। तो वो बेसिकली हमारे स्टोरेजेस का एक गलत यूज़ है, बिकॉज अगर आपने कोई पॉड क्रिएट किया नहीं बट उससे पहले अगर आपने वॉल्यूम क्रिएट कर लिया, तो आपका जो कॉस्टिंग है वो वॉल्यूम की आती रहेगी, चाहे आप उससे पॉड एसोसिएट करें या ना करें। तो इससे अच्छा आप वेट फॉर फर्स्ट कंज्यूमर पे इसे बाइंड करें। इससे क्या होगा, जब आपका पॉड क्रिएट होंगे तभी आपका वो वॉल्यूम क्रिएट होगा, और पॉड के डिलीशन होते ही आपके जो वो वॉल्यूम है वो डिलीट हो जाएंगे। तो हम इस मोड पर रखने के बाद इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो मैं करता हूँ kubectl apply -f storage class.yaml, ठीक है। तो ये हमारी अप्लाई हो चुकी है। अगर हम करें get storage class, तो आप देख सकते हैं हमारी एक स्टोरेज क्लास यहाँ पे EBS SC नाम से बन चुकी है, जिसमें वॉल्यूम एक्सपेंशन हमने अभी फॉल्स कर रखा है, क्योंकि ये कॉस्ट को बढ़ा सकता है अगर हम इसे ट्रू करते हैं। तो इसलिए अभी हम इको फ्रेंडली लेते हुए इसको स्टोरेज क्लास को हमने क्रिएट कर दिया। अब इसके बाद देखते हैं कि हमें अगला स्टेप क्या करना है। आप इसी डॉक्यूमेंटेशन से अगर चलेंगे तो आपको कोई भी एरर नहीं आएंगे। मैंने सारी जितनी भी YAML फाइल्स हैं वो इस गिटहब में आप पुट कर रखी हैं, तो आप यहाँ से चेकआउट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें pvc.yaml को अप्लाई करना होगा। तो चलिए हम उसको भी पहले चेकआउट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ नैनो pvc.yaml, ठीक है। तो ये हमारी PVC है, मींस परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम। इसमें हम बेसिकली ये क्लेम का नाम है और हम इसमें रीड राइट वंस में चल रहे हैं, ठीक है। मींस आप एक ही बार रीड राइट वंस कर सकते हैं, और हम इसमें जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो 1 GB स्टोरेज की है। तो ये बहुत ही बेसिक है। ये बेसिकली जो हमने प्रीवियस डेमो में देखी थी वो सिमिलर फाइल है, बस इसमें जो वैल्यूज़ है वो चेंज हो गई है। तो इसको हम चलिए डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो apply -f pvc.yaml, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम है वो क्रिएट हो गया। तो अगर हम करें get pvc, तो आप देख सकते हैं ये हमारा क्रिएट हो गया। पर आप एक चीज़ देख सकते हैं, इसका स्टेटस अभी भी पेंडिंग है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमने अभी तक परसिस्टेंट वॉल्यूम नहीं बनाया। परसिस्टेंट वॉल्यूम जो क्लेम होता है वो परसिस्टेंट वॉल्यूम से बनता है, जो कि पहले क्रिएट करना पड़ता है। पर हमने इसलिए उसको पहले क्रिएट नहीं किया क्योंकि जब हम एज्योर पे या बेसिकली AWS पे अपने पॉड को क्रिएट करेंगे इस परसिस्टेंट वॉल्यूम के साथ, तो वो जो EBS होगा वो अपने आप क्रिएट होगा। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं, तो अगर मैं अपने AWS पे जाता हूं और वहाँ पे EC2 सेक्शन पे जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा जो EBS होता है वो EC2 सेक्शन के अंदर आता है, ठीक है। तो ये मैं अपने EC2 सेक्शन में आ गया और अब मैं यहाँ पे EBS पे जाता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो मेरे वॉल्यूम्स है ये मेरे पिछले EC2s के हैं, पर इसमें कोई भी जो टाइप GP2 का हो ऐसा कोई भी क्रिएट नहीं हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं हमने जो अपनी YAML फाइल बनाई थी, अगर मैं आपको दिखाऊं pvc.yaml की, तो उसमें हमने मेंशन कर रखा है स्टोरेज क्लास में कि हम जो भी वॉल्यूम बनाएंगे वो GP2 टाइप का बनेगा, ठीक है। बट इसमें कोई भी ऐसा वॉल्यूम नहीं है जो GP2 टाइप का है। इसका मतलब अभी हमारा कोई भी वॉल्यूम क्रिएट नहीं हुआ है। तो आप यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं कि अभी मेरे पास टोटल 5 वॉल्यूम्स है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या जब हम अपने पॉड को बना लेते हैं तब क्या ये वॉल्यूम क्रिएट होता है कि नहीं, ये 5 से 6 होता है कि नहीं। तो चलिए इसके लिए टर्मिनल पर चल के देखते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको pod.yaml भी दिखा देता हूँ जो हम अब क्रिएट करने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें काफ़ी चेंजेस है अपने पिछले डेमो से, तो इसको मैं आपको बता देता हूँ। इसमें बेसिकली सिंपल हमारे जो 3 कॉन्फिग्स मतलब हैं वो तो सेम रहेंगे, बेसिकली API वर्जन, काइंड एंड मेटा डेटा।
जो मेन चेंज होता है वो यहाँ कंटेनर से होता है। तो इसमें जो हमारा नेम है कंटेनर का वो ऐप है, मैं इसमें CentOS इमेज यूज़ कर रहा हूँ। और हम बेसिकली कमांड का इस्तेमाल करके, जैसे कि हम लोग क्यूब एग्जेक करते हैं तो उसमें जब -sh लिखते हैं तो वो बेसिकली बैश कमांड में जाने के लिए होता है। सिमिलरली हम इसको भी यहाँ पे कमांड के नाम पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हम ये मेंशन कर रहे हैं कि उसमें जो भी आज की डेट है वो out.txt में प्रिंट करते जाइए, ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, हम जैसे ये पॉड क्रिएट करेंगे तो स्लैश डेटा डायरेक्टरी के अंदर एक out.txt होगी जिसमें जो करंट डेट है वो 5 सेकंड के स्लीप में वो मेंशन होती जाएगी, तो उसके अंदर डेट्स मानती जाएगी, ठीक है। उसका जो हमने वॉल्यूम माउंट किया वो स्लैश डेटा डायरेक्टरी पे किया है क्योंकि हम उसी के अंदर out.txt को एंटर कर रहे हैं। और जो वॉल्यूम हम क्लेम करेंगे वो हम अपने EBS क्लेम से करेंगे, जैसा कि हमने देख रखा है, जो हमने पहले क्रिएट कर दी, ठीक है। तो चलो अब इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो k अप्लाई -f pod.yaml, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओके, ये हमारा क्रिएट हो गया है। तो अगर हम k get pod करें, k get pod, तो आप देख सकते हैं ये भी कंटेनर क्रिएटिंग स्टेट में है। मैं इसके आगे वॉच लगा देता हूँ ताकि ये हमें पता चल जाए कब क्रिएट हो गया है। तो अभी भी ये कंटेनर क्रिएटिंग स्टेट में है। ओके, अब ये रनिंग हो गया है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं हमारा जो पॉड है वो रनिंग स्टेट में। मैं एक बार फिर से स्क्रीन क्लियर करके दिखा देता हूँ, के गेट पॉड करके, कि हमारा ऐप वाला पॉड रनिंग पे है। अगर अब हम अपने AWS पे EBS पे जाएं और इसको रिफ्रेश करें तो आप देख सकते हैं हमारा जो 5 था अभी वो 6 हो चुका है। बेसिकली जो ये वाला हमारा वॉल्यूम है जो कि GP2 का है, जिसमें आप देख सकते हैं 1 GB का ही जो हमने जितना कि स्टोरेज क्लास में डिफाइन किया था उस वॉल्यूम अपने आप क्रिएट हो चुका है पॉड के साथ। मीन्स ये वॉल्यूम क्रिएट हुआ है पॉड के अंदर, मीन ये पॉड से अटैच्ड है। तो अगर मैं आपको पॉड दिखाऊं तो अगर आप पॉड के अंदर जाके देखें kubectl exec -it, पॉड का नाम हमारे ऐप -bash, ओके। तो ये हमारा CentOS इमेज पे है, तो ये अब ऑन हो गया है। अगर हम ls करके देखें तो यहाँ पे डेटा नाम की डायरेक्टरी पहले से क्रिएटेड है। तो अगर हम cd डेटा करें और ls करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक out.txt पहले से क्रिएट हो गई है। और अगर मैं उसको cat करके आपको दिखाऊं, cat out.txt, ओके, कुछ इशू है, ठीक है, हाँ। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो मेरा डेट और टाइम है वो उसी 5 सेकंड के लूप्स में प्रिंट होता जा रहा है। तो इसका हमने सक्सेसफुली अपना प्रैक्टिकल कर लिया है, जिसमें हमने देखा कि कैसे आप किसी भी क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर एक वॉल्यूम जो कि EBS टाइप का होगा उसे माउंट कर सकते हैं। और अगर आप इस पॉड को डिलीट भी करते हैं तो वो वॉल्यूम पहले से एग्जिस्ट करेगा, जिसमें अगर आप दूसरे पॉड पे भी जाएंगे तो इतनी डेट्स आपको मिलेंगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस प्रैक्टिकल को करके देखें और चेक करें क्या आपके सिस्टम पे भी ये सही वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारे आगे स्लाइड्स में क्या है। तो ये हमारा प्रैक्टिकल हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। मैं इस कमांड को यहीं पे लीव कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे जाके इसको ज़रूर चेकआउट करें, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम टू लर्न अबाउट KCNA। इस सीरीज़ को ख़त्म होते होते आपको KCNA की एक फुल नॉलेज होगी, जिससे कि आप उस सर्टिफिकेशन को एक बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं। और बाकी आप चाहें तो मुझे लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ गुड डे।